बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 दिसंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि शिक्षा विभाग को स्कूलों में बच्चों की 50% से कम उपस्थिति मंजूर नहीं, तलब किए गए प्रधान शिक्षक। चीन में फैल रहे निमोनिया का कोरोना जैसा खौफ, अलर्ट पर बिहार के अस्पताल, बेड से लेकर के दवाइयों के इंतजाम। कैंसर पर बिहार के सभी 38 जिलों की रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, बिहार में मिले 12 से 14 मरीज, बेगूसराय में सबसे ज्यादा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, 6 से कम कक्षाएं लेने पर कटेगी पूरे दिन की सैलरी, हेडमास्टर करेंगे कार्रवाई। प्रशांत किशोर ने मारी नीतीश कुमार की चाहत पर चोट, लंगड़ी सरकार पर बोले चाय और नाश्ते से फर्क नहीं पड़ता। टीचर भर्ती से बहाल शिक्षकों को वेतन देने के लिए बिहार के पास पैसा है या नहीं, के पाठक ने बताई अंदर की बात। कब होगी इंडिया गठबंधन की बैठक, लालू प्रसाद यादव ने किया खुलासा, पीएम मोदी पर कसा तंज। बिहार के झंझारपुर में अनूठा प्रयोग, हर गांव में लोग बैठ करके अपनी समस्या और जरूरत तय करेंगे, विधायक उसे पूरा करेंगे। बिहार में चलती ट्रेन से टीटीई ने यात्री को फेंका, इलाज के दौरान चली गई जान, रेलवे ने कर दिया सस्पेंड। जिन राज्यों में विधायक चुनाव हार गए हैं उन्हें अब सरकार के तरफ से क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता ने मोदी सरकार की तारीफों की बांधे पुल, कहा बोलने का नहीं काम करने का गारंटी देती है केंद्र सरकार। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार पुलिस पर कसा तंज, कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट ने खोली पोल। के पाठक के निर्देश पर बीपीएससी पास नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूटी चलाना सिखाएगा शिक्षा विभाग, निकलेगा टेंडर। बिहार में दिखा मिचोंग का असर, अगले 2 दिनों तक होगी बारिश, इन जिलों का बदलेगा मौसम। मिडिल क्लास को जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, मोदी सरकार कर रही है यह तैयारी। दोस्तों बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि कर्नाटक में बिहार के 7 मजदूरों के जान चले जाने की घटना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और उन्हें मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। वहीं मृतक के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पहुंचाने की व्यवस्था करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। बताया जाता है कि कर्नाटक के विजयपुरा के औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के गोदाम में मशीन के क्षतिग्रस्त होने से कई मजदूर 100 टन मक्के के ढेर के नीचे दब गए और दम घुटने से सभी की जान चली गई। इस घटना पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कर्नाटक के विजयपुरा के अलीयाबाद औद्योगिक क्षेत्र में एक निजी खाद्य प्रसंस्करण इकाई में हुए हादसे में बिहार के 7 मजदूरों की जान चली गई है, जो बेहद दुखद घटना है। इस घटना में बिहार के मृतक मजदूरों के परिवार वालों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि देश में अगर कहीं भी कोई भी घटना होती है तो बिहार के मजदूर हमेशा मारे जाते हैं, जब बिहार के लोग हमेशा उस घटना में शामिल होते हैं, यानी कि बिहार के मजदूर हर जगह मारे जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण क्या है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इसका जिम्मेदार बताइए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है, यहाँ के नेता जिम्मेदार है या फिर यहाँ के लोग खुद जिम्मेदार हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर हमारे बिहार की ये दुर्दशा क्यों है, हम बिहारियों की ये दुर्दशा क्यों है, क्यों हम हर जगह मारे जा रहे हैं। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका असल जिम्मेदार आखिर है कौन। दोस्तों अब बात करेंगे कि आनंद विहार से सहरसा आ रही पूर्वैया एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में अचानक से आग लग गई। इसके बाद इस घटना में सवार यात्रियों में हड़कंप मच गया, जहां घबराए यात्री S4 बोगी के अंदर से
सामान सहित कूद करके भागने लगे। इससे कुछ देर के लिए स्टेशन पर अफरा तफरी की स्थिति हो गई। सबसे बड़ी बात यह रही कि ट्रेन कोच के अंदर रखे अग्निशमन यंत्र भी काम नहीं कर रहे थे, जिसके बाद दमकल गाड़ी बुलानी पड़ी। जब दमकल से आग बुझाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली है। मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन को वैक्यूम किए जाने की वजह से सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन से पहले आग लग गई। जब ट्रेन के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पहुंचने पर आग की लपटें तेज हो गई। जब ट्रेन में आग स्लीपर कोच S4 के नीचे लगी थी। जब आग लगने के दौरान सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर देर शाम 6:50 तक करीब 1 घंटे तक ट्रेन रुकी रही। दोस्तों, जिन बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत से बीजेपी गदगद है, अब ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके कुछ बड़े फैसले ले सकती है। जी हाँ, उदाहरण के लिए पीएम किसान की किस्त बढ़ाने को लेकर के ऐलान होने की संभावना है। इसी तरह से मिडिल क्लास को भी घर का तोहफा देने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनके संकेत भी दिए थे। दरअसल सरकार हाउसिंग स्कीम के तहत लोन ब्याज पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। जब बीते दिनों न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया था कि 5 सालों में 600 अरब रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत 9 लाख रुपए तक के लोन पर 3 से 6% के बीच वार्षिक ब्याज सब्सिडी के पेशकश करने की योजना है, जहां इसके दायरे में 20 साल के टेन्योर के लिए 50 लाख रुपए से कम के होम लोन आने की उम्मीद है। योजना को साल 2028 तक के लिए लागू किए जाने का प्लान है। दोस्तों, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि 42 विधायकों की लंगड़ी सरकार चलाने वाले दल के नेता जो कभी उछल करके कमल के साथ तो कभी लालटन के साथ चले जाते हैं, जिसको खुद भरोसा नहीं है कि वे कहां रहेंगे, उनको देश में कौन नेता बना रहा है, इसके बारे में सिर्फ उनके लोगों को ही पता है। INDI की बैठक में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने के फैसले पर तंज कसते हुए मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए ये बातें कही है, जब वे दरभंगा के हनुमानगढ़ में पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश का सबसे गरीब और फिर पिछड़ा राज्य है, जो बेरोजगारी और प्लान के लिए पूरे देश में जाना जा रहा है, उस राज्य के नेता को दूसरे राज्य के लोग और फिर नेता मान जाएंगे कि आइए महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए। जब किस आधार पर वहां के लोग आपको नेता मानेंगे? आपके पास संख्या बल नहीं है, आपके पास चुनाव के लिए पैसा और संसाधन भी नहीं है। ऐसे में नेता कितने भी बार मिल करके चाय और नाश्ता कर ले, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि हमारे यहाँ जल को रिसोर्स की तरह नहीं बल्कि अभिशाप की तरह देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। दोस्तों, बात करेंगे कि मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवात तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में 2 दिनों तक बारिश हो सकती है। जब वही पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बिहार में 2 से 5 डिग्री तापमान की गिरावट दर्ज की गई है। जैसे साथ ही दक्षिण पश्चिमी भागों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। हालांकि पूर्वा हवा में नमी ज्यादा होने के कारण ठंड बहुत ज्यादा नहीं रही है। जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर बिहार में भी रहेगा, जिसके कारण अगले 24 घंटे में राज्य के यानी कि बिहार के उत्तर पश्चिम और फिर दक्षिण पश्चिम भागों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की सब आशंका है। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज और फिर कल 2 दिनों तक राजधानी पटना समेत कई जिलों में बारिश की आशंका है। आज 7 दिसंबर को बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, अरवल, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, औरंगाबाद, गया, नालंदा, जहानाबाद, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, जमुई और बांका, किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, सुपौल, कटिहार और सहरसा, पूर्णिया में हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दोस्तों, खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ नीतीश सरकार कड़ा और बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जब खेतों में पराली जलाने से यानी कि खेतों में पराली मतलब खेतों में जो बचा हुआ डंठा रहता है, भूसा हुआ रहता है यानी कि पुआल रहता है, उसको जलाने के खिलाफ नीतीश सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। जब फसल अवशेष जलाने पर यानी कि खेतों पर पुआल जलाने पर डीपीटी पंजीयन संख्या रद्द कर दी जाएगी। साथ ही 3 सालों तक सरकारी योजनाओं से लाभ से वंचित रह जाएंगे। इस बीच पूर्णिया जिले में पराली जलाने के 11 मामले सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। सैटेलाइट के माध्यम से फसल अवशेष यानी कि पराली जलाने के बाद चिन्हित स्थल पर जाकर के जांच की गई। जांच के बाद 6 कृषकों के डीबीटी पंजीयन संख्या को रद्द कर दिया गया है और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से 3 वर्षों तक के लिए वंचित कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी
बिहार के रहने वाले हैं तो आप अपने खेतों पर पराली ना जलाएं, यानी कि पुआल डंठा ना जलाएं। अगर आप फसल अवशेष यानी कि पुआल जलाते हैं तब फिर आपका जो पंजीयन संख्या है वो रद्द कर दिया जाएगा और फिर कृषि से जुड़ी हुई आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाइए और सतर्क रहें। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। मंगलवार को बक्सर के चक्की में एक निजी समारोह में शिरकत करने पहुंचे लालू प्रसाद यादव ने एक सभा को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया वालों ने जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि यहां भी मोदी को ला दिए। जहां हाल ही में 5 राज्यों के आए विधानसभा चुनाव परिणाम पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का लोकसभा चुनाव पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे का कांग्रेस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे पार्टी और मजबूत होगी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में काफी भिन्नता है। विधानसभा के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे। दोनों का एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया नेशनल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं की अनुप्रबलता के चलते बुधवार को होने वाली गठबंधन की बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। ये बैठक ऐसे समय में होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि चुनावी हार के बाद इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किए हैं। जहां नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साझेदारों के साथ कोई तालमेल नहीं करके अकेले चुनाव लड़कर के गलती की है। दोस्तों बात करेंगे कि सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में सुधार होते ही बच्चों की संख्या में इजाफा हुआ है। बीते माह बच्चों की उपस्थिति 92% तक पहुंच गई थी। विभागीय समीक्षा में यह आंकड़ा सामने आने पर विभाग को उठाए गए कदमों से मिल रहे लाभों से संतुष्टि मिली थी। जहां इसके साथ ही विभाग व्यवस्था में सुधार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया था और फिर इसके लिए दिन रात लगा हुआ भी है। जब विभाग प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्कूलों के हाल की समीक्षा करती है जहां और फिर इसमें सामने आए विभिन्न बातों, विषयों, समस्याओं के निदान की दिशा में कदम उठाती है। जब 27 नवंबर को समीक्षा के दौरान एक ऐसी बात सामने आई जो कि चिंतित करने वाली है। दरअसल कुछ स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति एक बार फिर से 50% से नीचे होने पर विभाग चिंतित है। 27 नवंबर की शाम विभागीय समीक्षा में खुद पर अपर मुख्य सचिव के पाठक भी शामिल थे। जब सामने आया था कि 50% से कम बच्चों की उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या काफ़ी अधिक हो गई है। जब विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि ये स्थिति स्वीकार योग्य नहीं है, जबकि उपस्थिति बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों चीन में फैले निमोनिया ने एक बार फिर से कोरोना की तरह डर का माहौल कायम कर दिया है। WHO ने चीन के बाद वियतनाम में फैले इस बीमारी को लेकर के चिंता जाहिर की है। बिहार भी इससे डरा हुआ है। जी हां, बिहार सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट पर रहने को कहा है और बिहार सरकार ने भी बिहार के जितने भी जिले हैं सभी जिलों को इस बीमारी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। इसे देखते हुए बच्चों के बीच फैल रहे निमोनिया के प्रकोप को लेकर के पटना के अस्पतालों को सतर्क रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। ये निर्देश पत्र के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा सिविल सर्जन कार्यालयों को दिया गया है। इसके अलावा PMCH और IGIMS को अलर्ट पर रहने तथा शिशु रोग विभाग को संबंधित तैयारी पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। PMCH में निमोनिया की आवश्यक दवाओं का भंडारण सुनिश्चित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। PMCH में बच्चा वार्ड में ICU के 16 बेड जबकि IGIMS 40 बेड हैं। यह सिविल सर्जन डॉक्टर श्रवण कुमार ने बताया है कि बुधवार से जिले के सभी प्राथमिक और फिर अनुमंडलीय स्वास्थ्य केंद्रों को निमोनिया को लेकर के अलर्ट पर रखा जाएगा, जहां वहां डॉक्टरों की तैनाती और फिर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई दिनों से बीमार चल रहे थे, जहां उनके स्वास्थ्य को लेकर के कई दिनों से राजनीतिक बहस भी जारी थी। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई जहां और फिर सचिवालय पहुंच गए। जहां सचिवालय में आयोजित हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले पर मुहर लगी है। इसके साथ ही आज आयोजित हुई इस बैठक में कुल 23 प्रस्ताव को पास कर दिया गया है। इनमें चार्जिंग स्टेशन, स्क्रैप पॉलिसी और फिर नई बसों की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही स्कूल संबंधित महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। जहाँ आपको बता दें कि
5 दिसंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कैबिनेट द्वारा पास प्रस्ताव में कई अहम बदलाव भी शामिल है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशनों के लिए नीति बनेगी। बिहार के 6 प्रमुख नगर पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के लिए 400 बसों की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सभी विभाग, बोर्ड, निगम तथा अन्य कार्यालयों में इस्तेमाल की जा रही सरकारी गाड़ियों जो कि 15 साल पुरानी हैं, उसके लिए स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है। यह बैठक में स्क्रैपिंग प्रक्रिया की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही बिहार विज्ञापन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों, किसानों के लिए सरकारें लगातार काम कर रही है, चाहे जो भी सरकार हो। केंद्र सरकार की तरफ से योजनाओं के संचालन के साथ साथ किसानों के लिए कृषि से जुड़े हुए मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए गए हैं, जिनकी मदद से किसानों को अपनी फोन पर तमाम योजनाओं, फसलों, मौसम आदि की जानकारी मिल जाती है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप में जाकर के किसान ई-केवाईसी करते थे। इस ऐप के जरिए किसान फेस ऑथेंटिकेशन फीचर का इस्तेमाल करके ई-केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक ई-केवाईसी के लिए उन्हें ओटीपी या फिर फिंगरप्रिंट की जरूरत होती थी। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर से ई-केवाईसी पल में हो जाया करेगी। कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि किसानों की डिजिटलीकरण के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत घर घर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से किसानों को ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है। यह किसान अब घर बैठे फिंगरप्रिंट और ओटीपी के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी करवा सकते हैं। जब पीएम किसान मोबाइल ऐप के तहत किसानों को पल में खेती से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां मिल जाती है। इस ऐप की मदद से किसान लैंड सीडिंग, आधार को बैंक खातों से लिंक और फिर ई-केवाईसी स्टेटस का पता कर सकते हैं। दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने वाले कर्मचारियों को आने वाले दिनों में बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने पर फैसला ले सकती है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रबंधन संस्था इंडियन बैंक एसोसिएशन पहले ही सरकार को सभी शनिवार को बिहार में छुट्टियां घोषित करने का प्रस्ताव दे चुकी है। ये जानकारी खुद सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी है। 5 दिवसीय कार्य सप्ताह का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। राज्यसभा सांसद सुमित्रा वाल्मीकि ने वित्त मंत्री से पूछा है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 5 दिन काम करने की मांग को लेकर के बैंक यूनियन या फिर आईबी की ओर से सरकार को कोई प्रस्ताव सौंपा गया है और क्या सरकार इसे लागू करने जा रही है। इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने सदन को अपने लिखित जवाब में कहा है कि हाँ, भारतीय बैंक संघ ने सभी शनिवार को बैंकों में छुट्टी घोषित करने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है। दोस्तों, रसोई गैस की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अब ई-केवाईसी को जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए सभी गैस उपभोक्ताओं को अपनी गैस की आपूर्ति से संबंधित एजेंसी में जाकर के ई-केवाईसी करवाने के निर्देश दिए गए हैं, अन्यथा उनकी सब्सिडी बंद हो सकती है। ई-केवाईसी का ये काम गैस एजेंसी के कार्यालय में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक करवा सकते हैं। अगर आप भी गैस लिए हुए हैं तो आप को ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि ई-केवाईसी को सरकार के निर्देश पर बीते 25 नवंबर से शुरू कर दिया गया था और आगामी 31 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। 31 दिसंबर से पहले आप ई-केवाईसी कर सकते हैं। जी हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको गैस सब्सिडी लेनी है तो 31 दिसंबर तक आप ई-केवाईसी जरूर कर लें, नहीं तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी, सब्सिडी आपकी बंद कर दी जाएगी। भारत सरकार के तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देश अनुसार सब्सिडी प्राप्त गैस की कीमतों पर सब्सिडी प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी को अनिवार्य कर दिया गया है। भारत गैस के स्थानीय उमा भारत गैस एजेंसी के संचालक सत्येंद्र सिंह के अनुसार मंत्रालय के निर्देश का अनुपालन करते हुए उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया है कि उनकी एजेंसी से जुड़े हुए ऐसे 15,500 उपभोक्ताओं में से अभी तक मात्र 500 ने ही ई-केवाईसी किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि गैस आपूर्ति के लिए सिलेंडर के साथ उनकी एजेंसी के जो वाहन निकलते हैं उनके द्वारा भी गैस की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही ई-केवाईसी कर लेने के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उपभोक्ता के पास आधार कार्ड रहना जरूरी है। बिहार में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जारी है। जहां होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर ने राज्य स्तर पर स्क्रीनिंग अभियान चलाया था। जब बिहार के 38 जिलों में अक्टूबर 2022 से 2023 तक शिविर लगा करके लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई। इसमें 7,17,082 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें 1,214 विविध कैंसर के मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 470 मुंह, 220 स्तन, 158
गर्भाशय और 366 अन्य कोटि के पीड़ित हैं। जब कैंसर अनुसंधान केंद्र की ओर से स्क्रीनिंग अभियान में सबसे ज़्यादा मरीज बेगूसराय में मिले हैं। यहाँ मरीजों की संख्या 100 रही है। जब दूसरे स्थान पर गया रहा, यहाँ पर 69 मरीज मिले। मधेपुरा और भागलपुर में 64 मरीज मिले हैं। इसके बाद बक्सर में 63 और मुजफ्फरपुर में 41 मरीज मिले हैं। सबसे कम 4 मरीज अरवल जिले में मिले हैं। इसके अलावा भोजपुर में 5 और कैमूर में 8 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि बिहार में राज्य सरकार के साथ मिलकर के सभी 38 जिलों में मरीजों की पहचान के लिए अभियान चल रहा है। जहां मरीज मिलते हैं उन्हें मुजफ्फरपुर स्थित होमी भाभा कैंसर अनुसंधान और केंद्र और फिर अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। जब फिलहाल यहाँ पर कैंसर मरीजों को OPD के साथ सर्जरी और फिर कीमोथेरिया की सुविधा मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ आकर के निरीक्षण कर चुके हैं। 1-2 माह में रेडियोथेरेपी की भी सेवा मिलने लगेगी। संस्थान की ओर से पूरे बिहार के सभी सदर और जिला अस्पताल में एक टीम बनी हुई है। इसमें 2 चिकित्सक, 2 नर्स और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 2 अन्य कर्मी हैं। ये टीम सदर अस्पताल में हर दिन स्क्रीनिंग के साथ संबंधित जिलों में शिविर लगा करके जांच करती है। जब बिहार में 38 टीमें और 350 चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी शामिल है। अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर निशांत कुमार ने कहा है कि कैंसर को लेकर के लगातार अनुसंधान चल रहा है। जब बिहार में कैंसर के प्रमुख कारण में तंबाकू, गुटखा और फिर फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन शामिल है। जीवन शैली में सुधार करके इससे बचा जा सकता है। युवा पीढ़ी में गुटखा धूम्रपान की लत बढ़ रही है। इसके कारण भी ये पीढ़ी गंभीर बीमारी की जद में आ रही है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा अब राष्ट्रीय अखबारों के पन्नों पर भी चमकेगा। इसके लिए बिहार सरकार के विज्ञापन नीति में फेरबदल कर दिया गया है। जब अपनी पुरानी नीति के कारण सरकार बिहार में अंग्रेजी अखबारों में भी विज्ञापन नहीं दे पा रही थी। जब नई नीति बनने के बाद अब अंग्रेजी अखबारों में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा। जब नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया है। कैबिनेट में 2016 से लागू बिहार विज्ञापन नीति में फेरबदल की मंजूरी दी गई। दरअसल पुरानी नीति में बिहार के से प्रकाशित होने वाले अखबारों में सरकारी विज्ञापन देने के लिए उनकी प्रसार संख्या तय की गई थी। जब बिहार सरकार का विज्ञापन हासिल करने के लिए हिंदी समाचार पत्रों की बिक्री की संख्या कम से कम 60,000, अंग्रेजी समाचार पत्रों के लिए 40,000 और उर्दू समाचार पत्रों के लिए कम से कम 25,000 होनी चाहिए। किसी मैगजीन को तभी विज्ञापन दिया जा सकता है जब उसकी बिक्री कम से कम 25,000 हो। जब बिहार सरकार ने आज कहा है कि कोरोना काल में समाचार पत्रों, खास करके अंग्रेजी भाषाओं के समाचार पत्रों की प्रसार संख्या में भारी कमी आई है। दोस्तों, बिहार के उद्योगों को पंख लगाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। जी हाँ, IT पॉलिसी पर मोहर लगाने के बाद सरकार इन्वेस्टर मीट करने की तैयारी कर रही है। इन्वेस्टर मीट में 600 से ज़्यादा प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। आपको बता दें कि बिहार में लंबे अरसे के बाद इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। जब कई राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों को इन्वेस्टर मीट में आमंत्रित किया गया है। 13 और 14 दिसंबर को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में उद्योगपतियों का जमावड़ा लगने वाला है। जहाँ 2 दिनों के इन्वेस्टर्स मीट में सरकार उद्योगपतियों के साथ MOU साइन करने जा रही है। इन्वेस्टर्स मीट को सफल बनाने के लिए उद्योग विभाग लगातार काम कर रही है। आधा दर्जन देश में रोड शो किया गया है। उद्योगपतियों को विभाग की ओर से बिहार आने का न्योता दिया गया है। आपको बता दें कि 600 से ज़्यादा उद्योगपतियों को बिहार आने का न्योता दिया गया है। जब उद्योगपति बिहार आकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को देखेंगे, साथ ही बिहार के अन्य जिलों का भी दौरा करेंगे। इन्वेस्टर मीट में 12 देश के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेने वाले हैं। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ताइवान, बांग्लादेश जैसे देश के प्रतिनिधियों ने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि बिहार ने विकास के पैमाने को छू लिया है और अब बारी उद्योग की है। हमने केंद्र से स्पेशल स्टेटस की मांग की है। अगर हमें टैक्स हॉलीडे मिल जाता है तो फिर हम तेजी से विकास करेंगे। हम केंद्र से लगातार स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मांग कर रहे हैं। अगर हमें मिल जाता है तो फिर उद्योगों को पंख लग जाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आयुष्मान भारत कार्ड बनाने का प्रशिक्षण अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। जहां इस दौरान विजय सिन्हा ने कहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों की कार्ड बनाने में मदद करें। जहां इसके लिए पूरे बिहार में बीजेपी एक अभियान चलाएगी। इस कार्ड के तहत आम आदमी को 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज देने की व्यवस्था है। आपको बता दूं कि बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज आयुष्मान भारत कार्ड प्रशिक्षण शिविर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 12 जिले के कार्यकर्ताओं ने आयुष्मान भारत कार्ड
किस तरह बने इसका प्रशिक्षण लिया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। यह भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड बने, इसको लेकर के पूरे बिहार में अभियान चलाया जाएगा। इसी कार्यक्रम के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं को आज प्रशिक्षित किया गया, जहां बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि आयुष्मान कार्ड मोबाइल के जरिए बनाएं और लोगों को भी बनाने में मदद करें। यह मुख्य रूप से आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक इलाज मुफ्त किया जाता है। अभी भी बिहार में कई ऐसे लोग हैं जिनकी वार्षिक आय कम है, लेकिन उनका भी आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को ही आयुष्मान कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह योजना बनाया है। जब भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर के ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाएंगे जिन्हें इसकी ज़रूरत है, जिन्हें वार्षिक आय काफ़ी कम है, वही इस कार्ड की पात्रता रखता है। इसी को लेकर के भाजपा में आज एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, इसमें आयुष्मान कार्ड योजना से जुड़े हुए कई अधिकारी भी मौजूद थे। बिहार को बदहाली से उबारने के लिए जनसुराज ही एकमात्र अस्थायी विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी वजह से अभियान को आम जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आम लोगों को उनके हितों के प्रति सचेत करने के लिए लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उनके इसी प्रयास से उत्साहित होकर के वहां मौजूद सभी कार्यकर्ताओं ने जनसुराज के संगठन के उद्देश्य को समाज के अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का प्रण लिया है। ये कहना मेरा नहीं, बल्कि जलालपुर प्रखंड में जनसुराज के छपरा एक अनुमंडल के अध्यक्ष उदय शंकर सिंह का है। उदय शंकर सिंह ने सोमवार को अनुमंडलीय कार्यकर्ता का कार्यालय का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी सच्चिदानंद राय के अतिरिक्त जिला संगठन महासचिव अभय सिंह और भी कई सारे लोग मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने ये बातें कही है। आपको बता दें कि जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मीडिया संवाद के दौरान कहा है कि अगर प्रशांत किशोर नेताओं और फिर दलों को सलाह देकर के जीता सकता है तो फिर भरोसा रखिए बिहार की जनता को भी जिता सकता हूँ। इस पूरे अभियान में ये कहा जा रहा है कि जनता के बीच से ऐसे लोगों को ढूंढ करके निकालेंगे और फिर उनके साथ अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और संसाधन लाएंगे और उनको जिता करके लाएंगे। जब कोई भी ईमानदार व्यक्ति जीत करके आएगा, तभी स्थिति में सुधार होगा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से जनता पर निर्भर करेगा। अगर लोगों को लगेगा कि विकल्प की ज़रूरत है तो फिर उसकी मदद हम करेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में नेताओं द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद भी बदलाव नहीं आ रहा है। राजनीति को लेकर के बिहारवासी सोच बदलेंगे तो मेरा दावा है कि अपना बिहार जरूर बदल जाएगा। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के सभी सरकारी और प्राइवेट लॉ कॉलेजों की दयनीय हालात पर सुनवाई 19 जनवरी 2024 को की जाएगी। चीफ जस्टिस के.वी. चंद्रन की खंडपीठ ने कुणाल कौशल की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। जब पिछली सुनवाई में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर कोई लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है तभी छात्रों का एडमिशन होना चाहिए। जब कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि कोई लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करता है तो उन कॉलेजों में ही लॉ की पढ़ाई होनी चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट समक्ष पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया है कि राज्य के सरकारी और फिर निजी लॉ कॉलेजों की स्थिति काफ़ी ख़राब है, जहां इन कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे लॉ कॉलेज बीसीआई द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं। इस कारण उन कॉलेजों में स्तरीय लॉ की पढ़ाई नहीं होती है। दोस्तों, पटना पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने मंगलवार को लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान बिहार से जुड़ी हुई विकास योजनाओं को लेकर के सवाल किया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछते हुए बिहार में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत फेज 1 एवं फेज 2 के लिए सड़क निर्माण के लिए निर्धारित लक्ष्य के पूरे होने की जानकारी मांगी है। साथ ही फेज 3 के तहत सड़क निर्माण की प्रगति एवं स्थिति की भी जानकारी मांगी है। इस संबंध में जवाब देते हुए विभाग के कैबिनेट मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि फेज 1 एवं फेज 2 के तहत सिर्फ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की सड़कों का निर्माण बाकी है, जबकि फेज 3 के तहत बनने वाली कुल 6162 किलोमीटर लंबाई की सड़कों के निर्माण के लक्ष्य में अब तक 5605 किलोमीटर सड़कें स्वीकृत हो चुकी है। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू हुआ है। इसमें बिहार के सांसद राज्य की जुड़ी हुई कई योजनाओं को लेकर के नियमित रूप से सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जब केंद्र सरकार में
लालू प्रसाद में इतनी चलती थी तो फिर वे राष्ट्रपति को आधी रात में जगा करके बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवा सकते थे। तब उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलाया? उन्होंने मंगलवार को राज्यसभा में देश की आर्थिक स्थिति, तेज विकास दर और फिर बिहार के विशेष राज्य की मांग पर कहा है कि जब 14 और फिर 15वें वित्त आयोग ने विशेष राज्य की आवश्यकता को ही अमान्य कर दिया है और फिर अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तब इस मुद्दे पर बिहार सरकार का कैबिनेट से पारित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजना राजनीतिक स्टंट है। अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1,40,000 करोड़ का जो विशेष आर्थिक पैकेज दिया वह विशेष राज्य दर्जे से कई गुना अधिक बड़ी मदद है, लेकिन आरजेडी जदयू ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में ताकतवर मंत्री रहे तब इन लोगों ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया। जहां नीतीश कुमार की पहल पर यूपीए सरकार के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने जो रघुराम राजन कमेटी गठित कराई थी, जब उसमें भी विशेष राज्य की मांग को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा है कि विशेष आर्थिक पैकेज की राशि खर्च करके बिहार में जो आधा दर्जन से ज़्यादा मेगा ब्रिज और फिर 4 लेन 6 लेन सड़कों का नेटवर्क तैयार हो रहा है वे विशेष राज्य मिलने से कम नहीं है। या यहाँ जो भी बड़ा ढांचागत विकास हुआ है वह विशेष आर्थिक पैकेज और केंद्र की सहायता से संभव हुआ है। दोस्तों, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के कार्यपालक अभियंता डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने बताया है कि आज अररिया जिला के हरियाबारा में अररिया के एसपी के द्वारा भूमि पूजन के साथ डिजास्टर रेजिलिएंट पुलिस लाइन का भवन निर्माण कार्य शुरू हो गया है। यह निर्माण कार्य बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के द्वारा कराया जाएगा। आपको बता दें कि 14 जनवरी 1990 को अररिया को जिला का दर्जा मिलने के करीब 34 साल बाद अररिया पुलिस लाइन का निर्माण शुरू होने से जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 30 एकड़ में फैले इस कैंपस में महिला पुलिस बैरक, पुलिस बैरक, सार्जेंट मेजर आवास, विभिन्न स्तर के कर्मचारी एवं पदाधिकारियों के लिए आवास, शस्त्रागार, अस्पताल, ट्रेनिंग सेंटर, प्राथमिक विद्यालय आदि भवनों का निर्माण सहित कैंपस डेवलपमेंट कार्य करीब 53 करोड़ की लागत से 16 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। जहां डॉक्टर चौधरी ने बताया है कि बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है जिसका 100% हिस्सा भूकंप, 63% हिस्सा बाढ़ एवं 12% हिस्सा चक्रवात से प्रभावित है। बिहार के भूकंप, बाढ़ एवं चक्रवात से प्रभावित अररिया जिला में मूलभूत सुविधाओं से लैस ये अररिया पुलिस लाइन डिजास्टर रेजिलिएंट होगा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुरक्षित बिहार विकास बिहार के सपने को साकार करने की दिशा में एक सार्थक पहल है। डॉक्टर चौधरी ने बताया है कि डिजास्टर रेजिलिएंट डिजास्टर के साथ जीने की कला है एवं इस भवन के निर्माण में बेहतर वर्क प्रोग्राम के साथ मैक्रो एवं माइक्रो अनुसरण पर विशेष बल दिया जाएगा, जहाँ जिसके फलस्वरूप टाइम ओवरनल एवं कॉस्ट ओवरनल से बचा जा सके। उन्होंने कहा है कि किसी भी राज्य के जिले में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस विभाग में कई कार्यालय होते हैं। इन दफ्तरों में थाना चौकी के नाम शामिल होते हैं, लेकिन विभाग में पुलिस लाइन की अहम भूमिका होती है, जहां काफ़ी संख्या में पुलिस बल रहते हैं जो जिले की विधि व्यवस्था सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज यानी कि JLMCH के MBBS छात्रों ने सोमवार को मायागंज अस्पताल की OPD के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और OPD के बाहर धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। जी हाँ, जिससे यहाँ पर इलाज को आए करीब 2,500 मरीजों को बिना इलाज को वापस लौटना पड़ा। वहीं हड़ताली छात्रों ने कहा है कि हमारी मांगे माने जाने के बजाय मेडिकल कॉलेज प्रशासन दुलमुल रवैया अपना रहे हैं। ऐसे में मंगलवार को हम OPD बंद करेंगे। हालांकि सोमवार की शाम में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर उदय नारायण सिंह ने धरनास्थल छात्रों को समझाते हुए OPD को खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र नहीं माने। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में की पूरी रिपोर्ट बना करके अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भेज दिया। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह में ही मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र मायागंज अस्पताल पहुंच गए थे। इस दौरान जो भी डॉक्टर, नर्स या फिर किसी कर्मचारी OPD में मौजूद थे सबको बाहर निकाल दिया और फिर मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद OPD के मुख्य गेट पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। MBBS छात्रों का कहना है कि उनकी 5 सूत्रीय मांगों को में से सबसे बड़ी मांग छात्रों को परेशान करने वाले जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटाने की पूरा नहीं किया जा रहा है। जहां उन्हें उल्टे हम सभी छात्रों को कभी कॉलेज प्रशासन तो कभी जिले के अधिकारी धमकाने के लिए आ जा रहे हैं।
दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के शिक्षकों को आश्वासन दिया है कि उन्हें समय से सैलरी मिल जाएगी। इसके लिए सरकार के पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है। के पाठक ने उन्हें समय से स्कूल पहुंचने का निर्देश दिया है। जहां नवनियुक्त शिक्षकों से अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि स्कूलों में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आपका काम है पढ़ना और आपको सैलरी देना हमारी जिम्मेदारी है। जो नए शिक्षक बहाल हुए हैं उन्हें 7 दिसंबर तक बहाली मिल जाएगी। अपने संबोधन में के पाठक ने कहा कि हमने समय से सैलरी देने की बात कही थी, जो उसे पूरा करेंगे। जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि सरकार ने लाखों शिक्षक बहाल कर दिए लेकिन वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं। ये सब बात आप लोग पब्लिक डोमेन में सुनते होंगे। पता नहीं किसने ये भ्रम फैलाया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप सबकी तनख्वाह समय से मिल जाएगी और फिर हर महीने मिलती रहेगी। नए शिक्षकों को उन्होंने कहा है कि आप लोगों के 10-12 दिन विद्यालय में काम करते हुए बीते होंगे या उसकी तनख्वाह 7 दिसंबर से पहले दी जाएगी और 1 जनवरी को दिसंबर महीने की सैलरी भेज दी जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिस तरह से मेरी सैलरी समय से मिलती है वैसे ही आपको भी समय से तनख्वाह दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया है कि मैं आपको समय से सैलरी भेज दिया करूंगा। आप लोग समय से स्कूल पहुंच जाएं और ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ाया करें। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बिहार में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए के पाठक को शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे लगातार बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं, जो खुद स्कूलों में चले जाते हैं और फिर वहां की व्यवस्था का जायजा लेते हैं। राज्य में बेहतर पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसे बने, इस विषय पर अधिकारियों से लेकर के शिक्षकों को निर्देश देते हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में लापरवाह शिक्षकों पर के पाठक ने कार्रवाई भी की है। नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रेनिंग में रात में जाकर के उन्होंने निरीक्षण किया। जब बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर के पाठक के एक्शन का असर भी दिख रहा है। जब स्कूलों में शिक्षकों और फिर छात्रों की उपस्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। जब पढ़ाई की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हुई है। जब स्कूल नहीं आने वाले लाखों छात्र छात्राओं के नाम भी के पाठक के आदेश से काट दिए गए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।